हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने एक नई सीरीज़ ये चालू कर रखी है, जो अपनी ग्रामीण परिवेश की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। जितने भी सारे क्वेश्चन जहाँ से भी हो सकते हैं, जहाँ से भी लाए जा सकते हैं, मैं ला रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, अब तक हमने ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जो भी बन सकते थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज नया टॉपिक एक है हमारा लेखपाल, लेखपाल की कार्य, शब्दावली एवं राजस्व परिषद। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ से प्रश्न चालू करते हैं। आज करीब-करीब 40 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा और कल बाकी करीब-करीब आप मान के चलिए 100 के आसपास क्वेश्चन मैं इसके आपको करवाऊँगा, क्योंकि मेरे को अभी रिकॉर्डिंग भी सवा 9 बजे के आसपास कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको 10 साढ़े 10 बजे तक ये वीडियो मिले, पर आप लोग देख लेना। ठीक है, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या है? देखो, जो लेखपाल है, लेखपाल जिस विभाग का कर्मचारी है, उस विभाग का नाम है आपके राजस्व विभाग। क्या है? राजस्व विभाग। और इस राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपको सीधे याद रखना है, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भूमि की पैमाइश यानी कि माप, यानी कि भूमि की जो माप है या नाप कहिए या पैमाइश कहिए, का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा विभाग है, ये राजस्व विभाग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित, मालगुजारी का मतलब क्या होता है? मालगुजारी कर को कहते हैं, किसको कहते हैं? टैक्स को कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये राजस्व विभाग है ना, इस राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 क्या होते हैं? 5 विभाग होते हैं, जिनमें से एक विभाग आपका राजस्व परिषद है, जो क्या काम करता है? न्यायिक कार्य करता है। जो भी मतलब कर से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाते हैं, कोई भी झगड़ा फसाद हो जाता है, तो उनको सुलझाने के लिए कोर्ट होता है। और किस मतलब उस कोर्ट न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? वो सबसे बड़ी संस्था कौन सी? तो राजस्व परिषद है। इसका आपको याद रखना है। राजस्व परिषद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व परिषद की स्थापना, जो न्यायिक कार्यों की, मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद में ये हुई थी। ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, 1831 में हुई थी। राजस्व विभाग, जो आपका राजस्व विभाग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? राजस्व विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, और राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। सबका ध्यान आपको रखना है, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, इधर इलाहाबाद में की गई थी। और अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय है, ठीक है, पहले क्या था कि राजस्व परिषद दोनों काम करती थी, प्रशासनिक कार्य भी करती थी और न्यायिक कार्य भी करती थी। क्या करती थी? प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य भी करती थी। तो क्या हुआ, ये इसके कार्यों को फिर बांट दिया गया, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया, और उसके हिसाब से ही मुख्यालयों को अलग अलग रखा गया। तो राजस्व परिषद के जो आपका प्रशासनिक कार्य है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सीधे आपको याद रखना है, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक किया गया था? मैंने अभी बताया कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो कब अलग कर दिया गया? 1947-48। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? अनुभाग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्व परिषद के कुछ नियम कायदे कानून हैं, जिनको अनुभागों में रखा गया है, यानी कि आप कह सकते हैं पैराग्राफ्स में रखा गया है ना? तो वो कितने अनुभाग हैं? तो आपको सीधे याद रखना है, वो 19 अनुभाग हैं। कितने? 19 अनुभाग हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली चीज पूछ ली जाती है कि भाई कौन से अनुभाग में क्या चीज है, या ये चीज़ कौन से अनुभाग में है। जैसे तो ये देखिए आप, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि अनुभागों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग में आता है? यानी वृक्षारोपण और बंजर भूमि का विकास ये राजस्व परिषद के कौन से अनुभाग में आता है? तो आपको याद रखना है कि दूसरे अनुभाग में आता है। टोटल कितने हैं? 19 हैं, और दूसरे में क्या आता है? वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि का विकास आता है। अगला प्रश्न है अंतर प्रांतीय सीमा विवाद। अंतर प्रांतीय क्या होता है? कि प्रांत जो है ना, प्रांत जो है, प्रांत किसको बोला जाता है? आपके राज्यों को बोला जा रहा है। तो राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है उसका निपटारा राजस्व विभाग के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आपको सीधे याद रखना है, अनुभाग 5। अनुभाग 2 किससे संबंधित है? वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास। अनुभाग 5 संबंधित है अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा। ठीक है, अगला अनुभाग देखते हैं। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 8वां किससे संबंधित है? तो 8वां संबंधित है आपका चकबंदी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका कृषि आपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना, है ना। कृषि आपदाओं, मैंने आपको बताया था कि लेखपाल के कार्यों में एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो कृषि पे आपदाएं आती हैं उनकी सूचनाएं इकट्ठा करना लेखपाल का काम है। परंतु ये जो है कृषि के विपदाओं से संबंधित आपदाओं को इकट्ठा करना, ये राजस्व परिषद के कौन से अनुभाग में है? तो अनुभाग 11 में है। तो अनुभाग 11 में है कृषि पर आने वाली जो विपदाएं हैं उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना। अनुभाग 8 में है चकबंदी। अनुभाग 5 में है अंतर्राष्ट्रीय अंतरराज्यीय या अंतर प्रांतीय सीमा विवाद। और अनुभाग 2 में है वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि का विकास। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? तो जो डिप्टी कलेक्टर होता है ना, जिसको एसडीएम भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लेखपाल होता है, जो राजस्व निरीक्षक होता है जिसको कानून को कहा जाता है, ये सभी अधिकारी राजस्व विभाग के ही अधिकारी हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमि हक यानी कि भूमि का अधिकार। भूमि अधिकार उसका सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर भूमि के अधिकार संबंधी कोई मामला हो या उसको सीमांकित करना हो कि बस की सीमा कहाँ कहाँ से है, या बंटवारे संबंधी मामला हो और उस पर कुछ भी मतलब डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो वो किसके सामने जाता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, डीएम के पास या एसडीएम के पास? तो सबसे पहले ये मामला कहाँ पे पहुंचता है? आपका एसडीएम साहब के पास पहुंचता है, जिनको क्या कहते हैं? आपको अपर जिलाधिकारी कह सकते हैं। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आप बोल सकते हैं, या इनको परगना अधिकारी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तहसीलदार आपने देखा होगा तहसील में जो सर्वोच्च पद पर होते हैं वो कौन होते हैं? आपके यही होते हैं, आपके एसडीएम होते हैं। देखो अगला प्रश्न है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, राजा टोडरमल का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, अकबर के समय में थे, और ये जो पटवारी प्रणाली है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया था। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए एक भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान है। ये किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये सीधे आपको याद रखना है, हरदोई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है भू अभिलेख यानी कि जो भू रिकॉर्ड्स हैं, या मतलब क्या है, जो आपके लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके रखरखाव की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है? तो आपको एक चीज पता होगी, जो डीएम होता है इसी को कलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टर भी कहा जाता है। ये जो डीएम होता है ये भी राजस्व परिषद का जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह से भी काम करता है, यानी जिला दंडाधिकारी की तरह से भी कार्य करता है। यानी 2-3 तरह के रोल डीएम साहब निभाते हैं। परंतु अगर बात आती है भू अभिलेखों के रखरखाव की, तो इसकी जिम्मेदारी डीएम साहब की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? ठीक है, अभी इनमें ये 3 यहाँ पे दे रखे हैं। मेड़बंदी आपने देखा होगा ना, मेड़ वो बनती है ना, डोल बनती है, तो लोग उसमें गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा काट लेते हैं, उधर डाल दिया, निकाल दिया इधर। तो मेड़बंदी संबंधी यदि कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? जमीन की नीलामी संबंधी कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? जमीन के मालिकाना हक संबंधी कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? तो राजस्व न्यायालय क्या होता है ना, एक अपने आप में सबसे बड़ा न्यायालय है, और इस राजस्व न्यायालय में सभी तरह के मामलों की, चाहे वो मेड़बंदी संबंधित हो, चाहे भूमि की नीलामी संबंधित हो, या भूमि के मालिकाना हक से रिलेटेड हो, उन सभी की सुनवाई या निपटारा कहाँ पे होता है? आपके राजस्व न्यायालय में होता है। अगला प्रश्न है तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी जो होता है वो होता है आपका तहसीलदार। और एक्चुअली में तहसीलदार का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति
तहसील स्तर पर कर संग्राहक होता है, कर संग्राहक अधिकारी, है ना, जो मालगुजारी को इकट्ठा करने वाला तहसील पर अधिकारी होता है उसको तहसीलदार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व न्यायालय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि बात आए कि वर्तमान में यूपी में कितने राजस्व न्यायालय हैं तो आप बोल देंगे 2003। अगला प्रश्न है, राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? तो आपने देखा होगा कि जो अधिकारी होता है तहसील में वो सबसे छोटा, मतलब एक लेवल का सबसे छोटे लेवल का अधिकारी कौन होता है? तो नायब तहसीलदार होता है, इससे निचला स्तर होता है। तो नायब तहसीलदार की जो अदालत होती है वो राजस्व न्यायालय में सबसे छोटी होती है। आप कभी तहसील में जाओगे तो आप रूम्स में जाओगे तो आपको वहां ना कुछ अदालत जैसा बना हुआ दिखाई देगा। पीछे एक चेयर रखी हुई होगी, आगे एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक क्या बना रहता है, पूरा एक फ्रेम वर्क सा हुआ रहता है। फिर इधर उधर स्टेनो बैठे रहते हैं, क्लर्क बैठे रहते हैं, तो वहां पर उन चीजों की सुनवाई होती है, उन मामलों की। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? तो ये तो आपको पूछने की जरूरत है ही नहीं, कौन रखता है? संपूर्ण भूमि का विवरण लेखपाल रखता है। ठीक है, उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण, यानी कि जो वारिस है उसको जमीन ट्रांसफर करना, पिता के बाद उसको जमीन ट्रांसफर करना, तो एक क्या बनता है? वारिसनामा बनता है। क्या बनता है? वारिसनामा। ठीक है, वारिसनामा के भाई उसी का बंदा है, उसी का लड़का है ये, तो इसको अब क्या किया जाए? इसकी भूमि का हस्तांतरण किया जाए। तो इसको कौन करता है? इसको भी आपका लेखपाल करता है। अगला प्रश्न है, लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? देखो, सामान्यतः 3 फसलें होती हैं, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद फसलें होती हैं। तो लेखपाल का काम है कि खेतों में जा करके जायजा ले कि भाई कैसी फसल हो रही है, कैसा सब काम हो रहा है। तो 3 पड़तालें की जाती हैं, एक खरीफ पड़ताल की जाती है, एक रबी पड़ताल की जाती है, एक जायद पड़ताल की जाती है। तो खरीफ पड़ताल जो होती है वो आपकी 10 अगस्त को शुरू की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय में क्या हुआ था? पटवारी प्रणाली को चलाया गया था और इसी समय पटवारी पद को सृजित किया गया था, बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? तो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने क्या काम किया था? ये जो पटवारी शब्द था, इस पटवारी को बदल करके, इस पद का नाम बदल के लेखपाल कर दिया था। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी, खतौनी। तो क्या होता है आपका? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी और खतौनी। तो गिरदावरी, देखो अगर टोटल रिकॉर्ड्स की बात की जाए कि भाई पूरा का पूरा रिकॉर्ड, फसल सर्वे वगैरह है, तो भूमि का पूरे रिकॉर्ड की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं? गिरदावरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कौन होता है? देखो, जो भूमि पे कर लिया जाता है, ठीक है, इसकी वसूली अगर विभाग पूछा जाए तो राजस्व विभाग आ जाएगा। ठीक है, अब गांव में जा करके घर घर से वसूली करना या प्रति व्यक्ति से वसूली करना, तो एक पद होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अमीन। अमीन जो होता है वो जाकर क्या काम करता है? आपका कर वसूलता है और उसको चालान के माध्यम से कहाँ पे जमा करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसको जमा करता है। जो भी हेड पूरी वो होती है, ब्रांच होती है, वहां पर जाकर के 20-22 तारीख के आसपास ये सब चीजें जमा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा और खतौनी तैयार करने वाला कौन है? पटवारी या लेखपाल है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, गांव के नक्शे को गांव में क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, नक्शे को शजरा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? शजरा। और ये कपड़े पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है दोस्तों? ये कपड़े पर पूरा बनाया जाता है। और इसमें जो आबादी वाला क्षेत्र होता है और जो वन क्षेत्र होता है, यानी कि जंगल वगैरह होते हैं, वन क्षेत्र होता है, जो जंगलात होती है वो अलग दिखाई जाती है, आबादी क्षेत्र अलग दिखाया जाता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खसरा में किसका उल्लेख नहीं होता है? तो खसरा में क्या रहता है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, खसरा में क्या रहता है कि खसरा में खेतों का क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है, सिंचाई के स्रोत भी होते हैं, फसलों का विवरण भी होता है, जो जोत है, जोत का मतलब कि जो जोत रहा है ना, जो यूज कर रहा है लैंड को, उस जोतदार का नाम भी होता है, जोतदार का नाम भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज होते हैं।
बोई जाने वाली फसल का पूरा विवरण रहता है, बट उसमें क्या नहीं होता, ऊर्जा के स्रोत का कोई जिक्र नहीं होता। किसमें? खसरा में। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, खतौनी में कितने कॉलम होते हैं? ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। खतौनी में जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? 13 कॉलम होते हैं, और ये 6 साल में एक बार बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 6 साल में एक बार इसको प्रिपेयर किया जाता है। और यदि इसमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो लाल रंग की स्याही से क्या किया जाता है दोस्तों? लाल रंग की स्याही से उसमें चेंजेस किए जाते हैं। और जब भी इसको तैयार करना होता है तो 15 नवंबर से पहले पहले इसको तैयार कर लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो खसरा है आपका, खसरा के बारे में क्या है कि खसरा 20 अप्रैल से पहले पहले तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? भूमि का जो पंजीकरण किया जाता था, जो रजिस्ट्रेशन किया जाता था, वो किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? वो लेखपाल के द्वारा किया जाता था। अगर आप राजस्व विभाग में लेखपाल को देखो तो ये सब इंस्पेक्टर के समतुल्य का ही पद एक तरह से बैठता है। अब आप कहोगे सर ग्रेड पे ये वो चीज अलग छोड़ दीजिए, पर पावर में आप देखो तो ये वही उसी के बराबर पद बैठता है। अगला प्रश्न है, भूमि के क्रय विक्रय यानी कि जो भूमि की खरीद फरोख्त है, लेन देन है, उसके बाद भूमि में दाखिला खारिज। देखो दाखिला खारिज क्या होता है कि अगर ये भूमि का टुकड़ा है और आज इसका मालिक ए है, और ए क्या काम करता है, पैसे लेकर के इसका जो मालिकाना हक है वो किसको दे देता है? बी को दे देता है। तो इतना ही होने से काम नहीं चलता है, ये काम आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसका दाखिला खारिज नहीं करवा रहे हैं, तो उस आपकी भूमि का दोबारा से सेल आउट हो सकता है, उसको दोबारा से बेचा जा सकता है, आपके साथ में चीजें फ्रॉड हो सकती है। तो क्या करना होता है, एक प्रक्रिया होती है दाखिला खारिज। तो जैसे ही ये क्रय विक्रय हो जाता है तो लेखपाल के पास जाना चाहिए। तो लेखपाल क्या काम करता है कि जो नया व्यक्ति होता है, जो नया मालिक होता है, उसके नाम से उस भूमि का दाखिला कर देता है, और जो पहला व्यक्ति होता है उसके नाम को खारिज कर देता है। तो इसको काम को कौन करता है? दाखिला खारिज को लेखपाल कर देता है। क्षमा चाहता हूं, एक सेकंड। अब अगला प्रश्न है हमारा, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जी, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी होता क्या है? तो जो जितने भी भू अधिकार हैं उनका एक प्रलेख है, उनका एक डॉक्यूमेंट है, ये जमाबंदी को कहा जाता है। देखो जमाबंदी में होता क्या क्या है, जो भूमि का मालिक है उसका नाम होता है। ठीक है, मैंने डिटेल में सब चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। ठीक है, भूमि के क्षेत्र की बात होती है ना, मालिक का शेयर कितना है उसमें, मालिक का शेयर कितना है, ठीक है, खेती क्या हो रही है उसमें, यदि वो कुछ काम कर रहा है तो किराया वगैरह कितना है, ठीक है, ये सब चीजें उसमें रहती हैं। जमाबंदी की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, 2 प्रतिलिपि या 2 कॉपी तैयार की जाती हैं। एक सरकार के पास चली जाती है और एक लेखपाल के पास रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में, एक सरकार के पास, एक लेखपाल के पास। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये हुआ था 1954 में, और सबसे पहले यूपी में हुआ था। और यूपी में भी 2 जगह, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जहां पे मैं बैठा हूं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, इसमें एक तहसील है कैराना। ठीक है, कैराना तहसील है, आपने पता भी होगा कि पलायन वगैरह का बड़ा मुद्दा कैराना से रहता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर लागू हुई थी। और दूसरा जो सुल्तानपुर है आपका, है ना, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक तहसील है आपका मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना वहां पे लागू हुई थी, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति, यानी कि जब भी चकबंदी समिति का गठन होता है तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो ये था पंजाब में। ऐच्छिक, क्योंकि किसी को करवानी हो तो करवा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी आज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी, यानी कि यह है संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था। ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको सीधे याद रखना है, राजस्व परिषद है, ये हमने भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, कल और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, और रोज वीडियो में इसकी अपलोड करूंगा, कभी भी अपलोड करूँ, आप देखिए, पढ़िए और सो जाइए।
और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत। और श्रीनंदी तार दे दिया।